हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। हम पढ़ रहे हैं पाइथन पांडा में डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स में आज हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। बाइनरी ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसी के अंदर एक कंसेप्चुअल चीज़ देखेंगे, मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। ये अपनी एक डेटा फ्रेम है, बहुत इजी है। इसका नाम वही DF1 डेटा फ्रेम का नाम है। कुछ नैन वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है। आपको रिकैप करवा दूं कि डेटा फ्रेम का जिस भी कॉलम में नैन वैल्यू होगी एक भी, तो उसका पूरे का डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। इसलिए देखो ये 20.0 हो गया, इधर भी है 5.0 हो गया। एक भी नैन वैल्यू है तो वो फ्लोट हो जाता है। यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि ये सभी इंटीजर है। यानी कि अगर मैं इसको डेटा फ्रेम के टुकड़े करूँ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डेटा फ्रेम का हर कॉलम एक सीरीज़ होता है। तो ये वाली सीरीज़ है, पहली वाली सीरीज़ ए। अगर इस सीरीज़ का डेटा टाइप देखेंगे तो इंट आएगा, और ये डी वाली सीरीज़ का डेटा टाइप देखेंगे तो फ्लोट आएगा, ठीक है। ये मैंने क्रिएट करने का कोड लिखा है, ये मैंने सीरीज़ से ही बनाया है। सीरीज़ से बनाने का फ़ायदा ये है, इसको मैं जैसे कि हम पिछली बार से बनाते आए हैं कि सपोज़ मुझे ए वाला बनाना है, मैं ए को सीरीज़ की जगह पर सिंपल ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यूज लिख सकता हूँ, यानी कि यूजिंग लिस्ट, तो भी मेरी डेटा फ्रेम बन जाएगी। इसी तरीके से बी को भी मैं सीरीज़ की जगह पर लिस्ट में डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है, जब आप दिक्कत ये आती है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए सभी में। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ है ए में, बी में मैंने वैल्यू डाली मान लो 2 3, तो बी में कितनी वैल्यू डाली है 2 1 2, तो बी में 2 वैल्यू डाली, ए में 4 वैल्यू डाली, तो ये एरर दे देगा, ये डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं होगी। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। इससे बचने के लिए अब क्या करना, अगर आपको बनानी ही है तो आप ऐसा करो कि ये जो बनाई मैंने लिस्ट, इसमें 4 वैल्यूज़ अगर मैं डालता हूँ 2 3 4 और 5 मान लो, और बी में अगर मेरे पास 2 वैल्यू ही है, आप 2 वैल्यू डालिए। बाकी के 2 में आप नैन लिखिए, हाथ से लिखना पड़ेगा, np.nan 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 लिखना पड़ेगा। यानी कि मुझे यहाँ पर काउंटिंग 4 करनी पड़ेगी, 1 2 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, तब डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगी। तो मुझे अलग से नैन नहीं लिखना पड़े, इसलिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, सीरीज़। इसमें देखो ए में 4 वैल्यूज़ है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में 2 वैल्यू है, लेकिन मुझे अलग से नैन नहीं लिखना पड़ा। सीरीज़ ऑटोमेटिक पीछे नैन अपेंड कर देता है। ये देखिए, सीरीज़ ने पीछे ऑटोमेटिक नैन लगा दिया। तो जैसे भी आप डेटा फ्रेम बनाइए, चाहे यूजिंग सीरीज़ बनाइए, चाहे यूजिंग लिस्ट बनाइए, हमें तो ये सीरीज़ बनानी है, ठीक है। ये सीरीज़ नहीं, ये डेटा फ्रेम बनानी। ये अपनी डेटा फ्रेम हो चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला ऑपरेशन देखते हैं हम लोग, एडिशन। तो अब देखिए, मैंने 2 डेटा फ्रेम बनाई है। डेटा फ्रेम नंबर पहली वाली, इसका नाम है DF1। इस सेकंड वाली, इसका नाम है DF2। DF1 और DF2 में आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? DF1 में 4 कॉलम है, ABCD, और DF2 में 3 कॉलम है, ABC। रोज़ तो दोनों में चलो इक्वल है, लेकिन इसमें एक वैल्यू नैन है, इसमें बहुत सारी नैन है, 3 वैल्यू नैन है, ठीक है। मुझे इन दोनों डेटा फ्रेम को ऐड करना है। अब ऐड करने का मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। जैसे सीरीज़ में होता था, इसका पहला एलिमेंट ए का पहला ए के पहले से ऐड होगा, ए का दूसरा ए के दूसरे से ऐड होगा, इसी तरीके से सी का पहला सी के पहले से ऐड होगा। अब डी का पहला किससे ऐड होगा? इसमें तो डी नाम का कॉलम ही नहीं है, तो वो नन आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा नैन आ जाएगा ऐसी जगह पर जहाँ पर कॉलम मैच नहीं कर रहा है। पहली चीज़ इसको लिखते कैसे, चलो ये देखते हैं, फिर आउटपुट डिस्कस करते हैं। DF1 प्लस DF2, एक तरीका ये है, नॉर्मल आप बीच में प्लस का साइन लगा दो। दूसरा तरीका यह है कि DF1 डॉट ऐड नाम का फंक्शन है, उसके अंदर सेकेंड डेटा फ्रेम का नाम आप पास कर दो DF2, तो DF1 डॉट ऐड ब्रैकेट में DF2। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है DF1 डॉट आर ऐड, ऐड की जगह पर आर ऐड आ गया। आर का मतलब होता है रिवर्स ऐड। आर ऐड मतलब रिवर्स ऐड। रिवर्स ऐड का मतलब ये उल्टा ऐड करता है। देखो होगा क्या, ये सेकंड वाले में देखो, DF1 डॉट ऐड DF2, इसका मतलब ये होता है कि DF1 प्लस DF2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप DF1 के अंदर DF2 ऐड कर रहे हो। आर ऐड का मतलब होता है उल्टा कर दो, आप DF
टू के अंदर DF1 ऐड कर रहे हैं, बस रिवर्स हो गया है। DF2 पहले आ जाएगा, DF1 बाद में आएगा, DF2 पहले आ जाएगा, DF1 बाद में आएगा, रिवर्स कर दिया। और नॉर्मल ऐड में क्या होता था, सिंपल DF1 प्लस DF2। लेकिन ये एडिशन है, एडिशन हम जानते हैं, यहाँ पर चाहे मैं 2 + 3 लिखूँ चाहे 3 + 2 लिखूँ, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो इफेक्ट पड़ जाता, तो हम माइनस में देखेंगे क्या होता है। तो अभी तो आप मानो कि चाहे मैं आर ऐड लिखूँ, चाहे ऐड लिखूँ, चाहे प्लस का साइन लगाऊँ, इन तीनों केसेस में एक ही आउटपुट आएगा। आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जूम करिए थोड़ा सा इसको। तो मैंने क्या बोला था कि ये कॉलम के इंडेक्स को चेक करता है, हमेशा ध्यान रखना। रो के इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है इसका, रो का इंडेक्स ये नहीं देखता है, ये कॉलम का इंडेक्स देखता है। तो कॉलम का इंडेक्स देखा, पहले गया कॉलम के अंदर ए की वैल्यू 10, इधर ए की वैल्यू 5, तो 10 + 5 ये यहाँ पर पहली वैल्यू 15 हो गई। लास्ट वैल्यू देखो, ए की 3 के अंदर 5 है, ए की 3 के अंदर 2 है, 3 मतलब ये 3 की बात कर रहा हूँ मैं, रो इंडेक्स की। तो ये 5 + 2 = 7 हो गया है। इसी तरीके से सी देखो, अब आप सी का 3 लास्ट वाला क्या है, नैन है, इधर भी नैन है, तो नैन प्लस नैन, नैन आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम अगर देखें डी को देखें, डी का पहला क्या है, 5 है, इसमें तो डी नाम का एलिमेंट है ही नहीं, तो ये यहाँ क्या ले लेगा, नैन कंसीडर करेगा। तो 5 + नैन इज नैन, तो ये डी कॉलम ऑटोमेटिक नैन आ गया है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों डेटा फ्रेम की शेप क्या होगी, कोई भी शेप हो वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देगा, और अगर मैचिंग नहीं मिल रही है तो वहाँ पर नैन लिख देगा। तो ये तो ऐड करने का हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का देखते हैं अब हम लोग। वही मेरी दो डेटा फ्रेम है, DF1 DF2 सेम डेटा फ्रेम है। सब्ट्रैक्ट को लिखते हैं कैसे, देख लीजिएगा। DF1 - DF2 लिखो, या फिर लिखो DF1 डॉट सब नाम का फंक्शन है। तो दोनों में आउटपुट सेम आएगा, दोनों एक ही बात है। चाहे DF1 - DF2 लिखो, चाहे DF1 - सब ऑफ DF2 फंक्शन यूज़ करो, सब फंक्शन यूज़ करो, एक ही बात है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जहाँ एलिमेंट नहीं है वहाँ नैन आ जाएगा। देखिए ए का पहले एलिमेंट 10 है, इधर 5 है, तो 10 - 5 5 आ चुका है। यहाँ देखिए बी का ये एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 - 3 इज़ -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम लोगों ने ऊपर जैसे ऐड में बात की थी, वहाँ पर एक ऐड नाम का फंक्शन होता था, एक रिवर्स ऐड होता था। तो यहाँ पर भी एक फंक्शन तो होता है सब, एक होता है आर सब। अब हम आर सब देखते हैं, चलो वो क्या करता है। उसको लिखने का तो इजी है, कोई डाउट ही नहीं है, आर सब लिख दिया। ठीक है, आर सब मैंने आपको बताया था, जब मैंने लिखा था सब तो उसका क्या मतलब था, DF1 - DF2। आर सब मतलब रिवर्स कर देगा। रिवर्स कैसे करेगा, DF2 - DF1, DF2 - DF1 करेगा। ठीक है, तो उल्टा कर देगा, कोई फ़र्क नहीं। चलिए थोड़ा सा आउटपुट एक बार देख लेते हैं। पहले एलिमेंट है 10, इधर है 5। अब आर सब चल रहा है, यानी कि 5 - 10 होगा, तो ये -5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 है, ये 1 है, ये 3 है। फंक्शन हमने यूज़ लिया है आर सब, तो ये क्या चलेगा, 3 - 1 इज़ 2। कोई दिक्कत नहीं है, आर सब भी इजी है। तो ये देखिए फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, आउटपुट में यूज़फुल है। DF1 - DF2 को कैसे लिखा जा सकता है, DF1 डॉट सब, और DF2 - DF1 को आर सब की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो DF2 - DF1 इज इक्वल टू DF1 डॉट आर सब। अच्छा, इसको अगर मैं DF2 - DF1 को सब की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, DF2 डॉट सब DF1, ये एक ही बात है। अब DF2 - DF1 होगा, यहाँ सब है, मैंने DF2 पहले लिख दिया है, लेकिन आर सब था तो ये उल्टा चला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है, आराम से देखिए। अगला देखते हैं, एक एग्जाम्पल अपन लोग देखते हैं। अभी तक हमने देखा था हमारी जो डेटा फ्रेम थी,
दोनों डेटा फ्रेम के अंदर न्यूमरिक वैल्यू थी। अब मेरी ये डेटा फ्रेम देखिए, इसमें इस कॉलम में स्ट्रिंग है, ये तो न्यूमरिक है, न्यूमरिक है। यहाँ पर भी इसमें स्ट्रिंग है, ये न्यूमरिक है, न्यूमरिक है। अब अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, सपोज अब ऐड कर रहा हूँ, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे? तो देखो इसका आउटपुट देखिए, बहुत ईजी है। अगर स्ट्रिंग है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए पहला राम था, दूसरा सोहन है, इन दोनों को ऐड करके इसने क्या लिख दिया? राम सोहन। यहाँ 15 था, यहाँ 15 था, दोनों को ऐड करके इसने 30 लिख दिया है। तो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो जाती है। ये सीता है, ये गीता है, तो ये सीता गीता हो गई। ऐड आप कर सकते हैं अगर आपके डेटा फ्रेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है तो भी। लेकिन अगर आप एडिशन के अलावा कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तब एरर आएगी। यानी कि स्ट्रिंग के साथ आप केवल एडिशन ऑपरेशन कर सकते हैं, डेटा फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप प्लस यूज़ करो, अगर मैं SUB सब यूज़ करूँगा तो इस केस में एरर आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग, बहुत इजी है। बस मैं लिखने का आपको तरीका बता देता हूँ। पहला तरीका DF1 मल्टीप्लाई बाय DF2। सेकंड तरीका यूजिंग MUL फंक्शन, मल फंक्शन। तीसरा तरीका RMUL, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, वही उल्टा है। लेकिन यहाँ इन तीनों के केस में सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी कि चाहे मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूँ, चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूँ, आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर तीनों का आउटपुट सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी वही होगा जैसा कि हमने ऊपर देखा था। पहला एलिमेंट इसका 10 है, इसका 5 है, तो यहाँ ये 50 हो गया है। 10 इंटू 5 इज़ 50। तो मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। डिवीज़न, डिवीज़न के अंदर RDU में फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको पहले बताता हूँ डिवीज़न लिखने के क्या तरीका। पहला तरीका क्या है? यूजिंग सिंबल, या डिवाइड का साइन यूज़ कर लो। फंक्शन का नाम देना चाहते हो तो ड्यू नाम का फंक्शन है। तीसरा है RDU, रिवर्स डिवीज़न। लेकिन देखो रिवर्स डिवीज़न में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 डिवाइड बाय 3 लिखूं और इधर 3 डिवाइड बाय 2 लिखूं, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। इसी तरीके से अब होगा ये कि अगर मैं ये लिखता हूँ DF1 डॉट ड्यू DF2, इसका मतलब है कि DF1 का हर एलिमेंट DF2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स यूज़ कर लेता हूँ तो अब इसका उल्टा हो चुका। DF2 का हर एलिमेंट DF1 से डिवाइड होगा। रिवर्स ड्यू, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रिवर्स ड्यू लिखने का क्या मतलब है? ये DF2 डिवाइड बाय DF1। आउटपुट अब आप इसका स्वयं खुद निकाल सकते हैं। ये 10 है, ये 5 है। अगर मैंने नॉर्मल ड्यू फंक्शन यूज़ किया है तो 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, और RDU फंक्शन यूज़ किया है तो 5 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डिवीज़न हो चुका है, और क्या क्या हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम दो डेटा फ्रेम को आपस में मॉड निकाल सकते हैं, फ्लोर डिवीज़न निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मैं इनका एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, इनका अलग से कोई नाम नहीं है, जैसे कि सब नाम था, प्लस माइनस का नाम था, सॉरी माइनस को मैं सब भी बोल सकता था, प्लस को मैं ऐड बोल सकता हूँ, ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ है ना। लेकिन इन चीज़ों के लिए कोई फंक्शन नहीं बना हुआ, आप इनको डायरेक्ट यूज़ करिए। ठीक है, अभी और देखिए और क्या क्या कर सकता हूँ मैं डेटा फ्रेम के साथ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, DF1 + 2। मैं एक डेटा फ्रेम के अंदर नॉर्मल एक इंटीजर, एक न्यूमरिक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक डेटा फ्रेम में दूसरा डेटा फ्रेम ऐड कर रहे थे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते थे। यहाँ तो मैं एक स्टैटिक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू 2 ऐड कर रहा हूँ, तो होगा कुछ नहीं, ये 2 DF1 के हर एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया है, लेकिन आप इजीली समझ सकते हो। अगर ये मेरा DF1 है और यहाँ मैं लिखता हूँ DF1 + 2 लिखता हूँ, तो ये 2 सभी में ऐड हो जाएगा। जैसे कि पहले में ऐड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, सेकंड में 17, इस तरीके से चलेगा। यहाँ हो जाएगा 5, तो सब एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा। और मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस तरीके से, स्केलर वैल्यू के साथ मैं उनको माइनस भी कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट वैल्यू
मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, फ्लोर डिवीज़न कर सकता हूँ और एक्सपोनेंट भी निकाल सकता हूँ, यानी कि पावर भी निकाल सकता हूँ। हर एलिमेंट का पावर रेज टू पावर 2, स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये अपन लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं, इतने टाइम जो हमने पढ़ा था ये था मैचिंग। इस प्रोसेस को बोलते थे मैचिंग, क्योंकि वो कॉलम के नाम के हिसाब से मैच करता है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, हमें अगर ऐसा करना है, सपोज मेरे पास ये एक डेटा फ्रेम है, कोई दिक्कत नहीं, डेटा फ्रेम आप लोग बना सकते हैं, वही डेटा फ्रेम है। एक मेरे पास एक सीरीज़ भी है, देखिए सीरीज़ है, सीरीज़ ये रही सीरीज़ में ABC 3 है, ठीक है, इंडेक्स है, ये रहे इंडेक्स, यहाँ पर भी ABC इंडेक्स है। अब मैं इस सीरीज़ को अगर डेटा फ्रेम में ऐड करूँ, ये देखो डेटा फ्रेम में मैंने क्या ऐड किया है, सीरीज़ ऐड कर ली, यही वाली सीरीज़, तब भी यही होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से इस। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, देखो आउटपुट देखो, पहले तो ये A नाम का कॉलम उठाएगा, A कॉलम है ये रहा, A का पहला वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 10 है, A और A मैच हो गया, 10 + 1 11 हो गया। इसी तरीके से इसने A का दूसरा एलिमेंट उठाया, वो भी 10 है, यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 10 है। बेसिकली A और A ऐड कर रहा है, आप तो A से A मैच करो, B से B मैच करो, C से C मैच करो, D से D मैच करो। एक एग्जाम्पल बता दो, मान लो मैं C को चाहता हूँ, मैं ये C के अंदर क्या ऐड होगा, C के सारे एलिमेंट के अंदर, C के सारे एलिमेंट के अंदर ये वाला C ऐड होगा, यानी कि 1 ऐड होगा। तो ये 20 + 1 = 21, 6 + 1 = 7, 3 + 1 = 4 और नैन है, तो ये एक नैन आ चुका है। इसी तरीके से B के सारे एलिमेंट के अंदर B ऐड होगा, B 1 है, तो इस यहाँ पर भी बेसिकली B के सभी एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा। तो B से B मैच कर रहा है, A से A मैच किया, C से C मैच किया, लेकिन जब D की बारी आई कि भाई D के सारे एलिमेंट में क्या ऐड करूँ, तो यहाँ पर D नाम का इंडेक्स तो है ही नहीं मेरी इस सीरीज़ में, तो ये ऐड कर लेगा नल, नैन। नैन ऐड करेगा तो आउटपुट भी सभी का D में नैन आ चुका है। तो हम लोग एक सीरीज़ को भी डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं, शर्त ये होनी चाहिए कि उसके इंडेक्स वही होने चाहिए जो डेटा फ्रेम के इंडेक्स थे। जहाँ पर इंडेक्स मैच नहीं करेगा वहाँ पर वो क्या डाल देगा, नैन डाल देगा। भाई D में मैच नहीं कर रहा था तो नैन डाल दिया। अगर यहाँ पर मान लो इसका सीरीज़ का, अब एक एग्जांपल बताता हूँ, अच्छा एग्जांपल देखिए, ये जो मेरी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में ABC इंडेक्स है, इन इंडेक्स की जगह पे इंडेक्स नंबर होता 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, ये इंडेक्स होते। तब क्या होता, अब ये जब मैच करता कि भाई A वाले में डेटा फ्रेम के A कॉलम में ऐड करिए सीरीज़ के अंदर जिनका इंडेक्स A है। अब सीरीज़ में तो किसी का इंडेक्स A है ही नहीं, सीरीज़ वालों का तो इंडेक्स है 0, 1 और 2, इसमें A इंडेक्स है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या ऐड कर देगा, सभी में नैन को ऐड करेगा, यानी कि A कॉलम में क्या आ जाएगा, नैन आ जाएगा। फिर देखेगा B वालों को ऐड करो भाई, तो इसमें इसको सीरीज़ में B भी नहीं मिलेगा, तो B वाले में भी क्या ऐड कर देगा, नैन। सेम C वाले में भी नैन, D वाले में भी नैन, सारे नैन आ जाएंगे, मैच नहीं करेंगे। तो चलिए, अब मैंने आपको ये क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने क्या बताया, डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग सीरीज़ ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर सकते हैं मतलब हम वो माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। डेटा फ्रेम के अंदर हम सभी ऑपरेशंस कर सकते हैं सीरीज़ के साथ। और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि डेटा फ्रेम का हर कॉलम एक सीरीज़ होता है, बराबर है, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से डेटा फ्रेम की हर रो भी एक सीरीज़ होती है। हम लोगों ने इटरेशन देखा था, इटरेशन वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। लूप चला के हम लोग इटर रो और इटर आइटम फंक्शन यूज़ करते थे, तो वहाँ पर सीरीज़ ही मिलती थी। इसका हर रो एक सीरीज़ है, हर कॉलम एक सीरीज़ है। तो हम एक काम करते हैं, इस डेटा फ्रेम के अंदर मैंने एक रो निकाली है, देखो एक रो नाम का वेरिएबल ले लिया है, ILOC यूज़ किया, ILOC 1 मतलब मेरे को पहली रो मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़। पहली रो मतलब ये वाली रो जिसका इंडेक्स 1 है, यानी कि 2, 3, 4 और 5 वाली। इसको मैं जब
प्रिंट कराता हूँ तो देखिए 2 3 5 4 और 5 वाला मेरे पास प्रिंट हो गया। तो हुआ क्या है, मैंने इस डेटा फ्रेम के अंदर से एक सीरीज़ निकाल ली जो कि एक रो है, उसका नाम दे दिया रो, ROW रो। अब ये रो क्या हो गया, एक सीरीज़ है। रो मेरे लिए अब एक सीरीज़ हो चुकी है। वो कौन सी है, ये वाली सीरीज़ 2 3 4 5। इसके अंदर देखिए इंडेक्स A B C D सारे इंडेक्सेस हैं। अब इस सीरीज़ को जिसका नाम रो है मैं मेरी डेटा फ्रेम में ऐड कर रहा हूँ। देखिए, तो बेसिकली अब मैं कर यही रहा हूँ कि मैं एक डेटा फ्रेम को सीरीज़ में ऐड कर रहा हूँ। हाँ, सीरीज़ मैंने डेटा फ्रेम के अंदर से ही निकाली है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर भी क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, वही जो अभी ऊपर हुआ था। डेटा फ्रेम के ए वाले कॉलम में सीरीज़ का ए ऐड करेगा, यानी 2 ऐड करेगा, सभी एलिमेंट में 2। तो देखिए ये आउटपुट आया 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 और 2 + 5 7। इसी तरीके से डेटा फ्रेम के बी कॉलम के अंदर सीरीज़ की बी वाली वैल्यू ऐड करेगा, यानी कि 3 ऐड करेगा। तो इस तरीके से ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई? हाँ, रो निकाली थी तो मैंने, देखो रो ऐसे निकली है मेरी, ये सेकंड रो निकली है। रो निकली तो रो का इंडेक्स ये बन गया ABCD, ये ABCD यही बनेगा रो निकालते समय तो, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब मैं अब की बार रो की जगह डेटा फ्रेम से मैं कॉलम निकालता हूँ। कॉलम कैसे निकालेंगे, आपको ILOC पता होना चाहिए बिल्कुल। ये कॉलम लगा के (2) लिखा, यानी कि मैं सेकंड कॉलम निकाल रहा हूँ। कॉमा से पहले तो रो होता है, रो की डिटेल होती है, और कॉमा के बाद कॉलम की डिटेल होती है। तो मैं सेकंड कॉलम निकाल रहा हूँ। अब सेकंड कॉलम मेरा कौन सा है, इसके अंदर से देखिए आप, सेकंड कॉलम है मेरा, ये तो कॉलम नंबर 0, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, यानी कि ये C वाला, ये मेरा सेकंड कॉलम है, जो कि एक सीरीज़ की फॉर्म में मुझे मिल चुका है। और उस सीरीज़ का मैंने नाम रखा है कॉल, COL कॉल। और उसको जब मैं प्रिंट कराया तो देखिए ये आ गया। तो प्रिंट में क्या आया, यही जो C वाला कॉलम था वो पूरा एज ए सीरीज़ के फॉर्म में मेरे पास आ चुका है। अब चूंकि ये कॉलम है तो इसका इंडेक्स देखो ये बनेगा 0 1 2 3, ये वाले इंडेक्स, इसके इंडेक्स ABCD नहीं बनेंगे, बनेंगे ही नहीं भाई, ये तो अकेला उठाया ना, इस रो थोड़ी उठाई है। रो उठाता तो उसके इंडेक्स ABCD बनते, कॉलम उठाया तो उसके इंडेक्स 0 1 2 3 बनेगा, ठीक है। इंडेक्स ये बन गया। अब मैंने किया क्या, वही मैंने DF1 के अंदर इस कॉलम को ऐड किया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ DF1 + COL कॉल, एक ही बात है, चाहे आप ये ऐड फंक्शन यूज़ करो चाहे सिंपल प्लस लिखो। तो मैंने ऐड किया। अब ऐड करने मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा कि इसका जो A कॉलम है वो डेटा फ्रेम के A कॉलम में क्या ऐड होगा, सीरीज़ में A की वैल्यू, इस सीरीज़ में A की वैल्यू। अब सीरीज़ में A की वैल्यू क्या है, कुछ है ही नहीं, यानी यहाँ क्या ऐड होगा, नैन, यानी कि A वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, सभी जगह नैन आ जाएगा। आउटपुट देखते हैं, ये देखिए A वाले कॉलम में सभी जगह नैन आ गया। इसी तरीके से डेटा फ्रेम के B कॉलम में क्या ऐड होगा, सीरीज़ में B की वैल्यू, सीरीज़ में B है ही नहीं, वहाँ भी नैन आएगा। तो कैसे है, देखिए ये सीरीज़ में B था ही नहीं, तो यहाँ पर भी सारी वैल्यू नैन आ गई। अब आगे गया, C में क्या ऐड होगा, सीरीज़ का C, तो यहाँ पर भी नैन आएगा। D भी नहीं है तो यहाँ भी नैन आ जाएगा। अब होगा क्या, आउटपुट देखिए A B C और D सारे नैन आ गए, प्लस ये भी तो अब इंडेक्स ही है। ये क्या करता है, ऐड करते के बाद जो आउटपुट आता है उसके पास हमें जब ऐड करते हैं और हमें जो आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो बनते हैं वो सभी यूनिक इंडेक्सेस उसमें होने चाहिए, सभी यूनिक इंडेक्सेस इसमें होने चाहिए। देखिए एक बार थोड़ा सा वापस मैं पीछे जाऊंगा, यहाँ पर देखिए जब मैंने इनको ऐड किया था, इसको और इसको, तो इसमें डेटा फ्रेम में कौन कौन से कॉलम है, A B C और D। सीरीज़ में कौन से कॉलम है, A B और C। तो अपन ने क्या बोला था, जब हम ऐड करने के बाद, ऐड करूं चाहे माइनस करूं चाहे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन करूं, फाइनल आउटपुट जाता है, उसके जो कॉलम है उसके कॉलम के नाम क्या होना चाहिए, ये जो जितने भी कॉलम थे ये सारे कॉलम के नाम मेरे फाइनल रिजल्ट डेटा फ्रेम के अंदर आ जाने चाहिए। तो देखिए A आ गया, B आ गया, C आ गया, D भी आ गया, कोई भी नहीं छूटा। तो सेम यहाँ पर भी हुआ भाई, यहाँ पर भी क्या हुआ, जब फाइनल आउटपुट बना तो उसके अंदर
ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो ये 0 1 2 3 भी आया, 0 1 2 3 सारा आया, लेकिन कहीं मैच हुआ ही नहीं है, तो सबकी वैल्यू नैन आ चुकी है। तो अब इसका क्या इलाज करें? यानी कि बेसिकली हमें ये पता चला कि अगर आपको ऐड करना है, ऐड करूं चाहे माइनस करूं चाहे मल्टीप्लाई करूं चाहे डिवाइड करूं, अगर मैं रो निकालता हूं तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं रो निकालूंगा चाहे कोई से भी रो निकालूं तो हमेशा उसका इंडेक्स मेरा मैच कर जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉलम निकालता हूं तो कॉलम का इंडेक्स कभी भी मैच नहीं करेगा, चाहे मैं प्लस कर रहा हूं चाहे माइनस कर रहा हूं चाहे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कॉलम में हमेशा मेरे पास नैन रिजल्ट आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर हमें हमेशा रो ही निकालनी चाहिए, ऐसा है, कॉलम निकालना ही नहीं चाहिए, नहीं। इसका भी एक मेरे पास सॉल्यूशन है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ एक चीज़ हमने ऐड की है, एक नया पैरामीटर डाल दिया है ऐड नाम फंक्शन के अंदर, एक्सेस इक्वल टू रोज़। एक्सेस इक्वल टू रोज़ लिख दो बस, और कुछ मत लिखो। अब ये क्या करेगा? सीरीज़ तो मेरी तो वही बनी है, कॉलम तो मेरा वही है, इसमें ABCD तो है ही नहीं। लेकिन अब ये क्या करेगा? मैंने एक्सेस इक्वल टू रोज़ लिखा है, तो ये क्या करेगा? अब ABCD को मैच नहीं करेगा, ये 0 1 2 3 को मैच करेगा। तो 0 1 2 3 इसको डेटा फ्रेम में भी मिलेगा, 0 1 2 3 इसको सीरीज़ में भी मिलेगा। तो ये क्या करेगा? 0 से 0 मैच करेगा, 1 से 1, उसी तरीके से जैसे पहले A से A मैच कर रहा था, B से B मैच कर रहा था, उस तरीके से अब ये रोज़ को इंडेक्सेस को मैच करेगा, क्योंकि मैंने एक्सेस इक्वल टू 0 लिख दिया। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस की वैल्यू होती है कॉलम्स, तो ये कॉलम की वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, रो की मैच कर रहा है। तो इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो अब होगा ये कि ये 0 वाली जो रो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा सीरीज़ की 0 वैल्यू, यानी कि +2 हो जाएगा सभी में। सभी में क्या हो जाएगा? +2.0, यही है। तो क्या होगा? 1 + 2 3 आ गया, ये 7 आ गया, 5 + 2 4 + 2 2 + 2 4 सॉरी, ये 5 + 2 7 आ चुका। अब ये रोज़ के हिसाब चल रहा है, यानी कि अब ये वाली रो अगर मैं देखूँ, लास्ट वाली रो का इंडेक्स क्या है? 3 में क्या ऐड होना चाहिए? सीरीज़ का इंडेक्स नंबर 3, यानी कि नैन ऐड हो जाना चाहिए सभी के अंदर। तो देखो सारे ही नैन आएंगे, क्योंकि 5 + नैन भी नैन ही होता है। तो आप इससे बचने के लिए आपको अब कौन सा इंडेक्स यूज़ लेना है, आप ये पैरामीटर यूज़ करके ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक लास्ट में एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, मेरे पास एक बेसिकली एक, हाँ चलो हम एग्जांपल देखते हैं। हमारी एक स्कूल है, 2 शिफ्ट में चलती है। शिफ्ट 1 वो सवेरे की शिफ्ट है, शिफ्ट 2 इवनिंग की शिफ्ट है। तो सवेरे वाली शिफ्ट के अंदर क्या हुआ है? एग्ज़ाम हुए क्लास 6 7th 8th 9th 10th 4 क्लासेस के एग्ज़ाम हुए। उसमें कितने बच्चे एब्सेंट थे उनका हमने एवरेज परसेंटेज निकाल लिया कि भाई 7th क्लास में 15% बच्चे एब्सेंट थे, 10 क्लास में 5% बच्चे एब्सेंट थे। इसी तरीके से जो रिज़ल्ट का भी हमने परसेंटेज निकाल दिया, पास परसेंटेज, कि क्लास 10 में 95% बच्चे पास हैं, क्लास 8 में 100% बच्चे पास हैं। तो ये कॉलम आपको समझ में आ गए होंगे, एब्सेंटीज़ का परसेंटेज है, ये पास परसेंटेज है, और ये क्लास वाइज है। ये डेटा फ्रेम शिफ्ट 1 की है, सवेरे वाली शिफ्ट की डेटा फ्रेम है। इसका मैंने नाम दिया DF1। इसी तरीके से मैंने इवनिंग शिफ्ट की भी एक डेटा फ्रेम बनाई, क्योंकि भाई इवनिंग में भी तो स्कूल चलता है, उस टाइम भी तो क्लास 7th 8th 9th 10th वहाँ पर भी क्लास है, वहाँ पर भी सेम टेस्ट हुआ, वहाँ पर भी एब्सेंटीज़ का परसेंटेज है, पास परसेंटेज है। तो मेरे पास ये, इसका मैंने नाम दिया DF2। तो अब मेरे पास क्या हो रहा है? DF1 और DF2 में क्या है मेरे पास? शिफ्ट 1 का रिजल्ट है, शिफ्ट 2 का रिजल्ट है। अब मुझे किसी ने बोला भाई आप पूरे स्कूल का रिजल्ट बताओ, आप शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की बात मत करो, पूरे स्कूल का रिजल्ट आप बताइए कि टोटल पूरे स्कूल के अंदर 10th क्लास के अंदर 7th में 8th में और 9th में कितने परसेंट लोग एब्सेंट थे, कितने परसेंट लोग पास थे। तो बेसिकली मुझे इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालना है? अगर मुझे बोले कि भाई 10th क्लास के अंदर 10th का पास परसेंटेज क्या रहा, तो कैसे होगा? 10th ईयर, इसका पास परसेंटेज मतलब मुझे क्या निकालना है? 10th का पास परसेंटेज का मतलब होता है कि 95 तो शिफ्ट 1 में था, शिफ्ट 2 में 90 था, तो मैं क्या करूँगा? 95
प्लस 90 दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को दोनों का एवरेज निकल जाएगा, क्लास 10 का एवरेज। इसी तरीके से मैं क्लास 8 का एवरेज भी निकाल सकता हूँ। कैसे? 100 प्लस 88 डिवाइड बाई 2। ये तो पास परसेंटेज का एवरेज निकाल रहा हूँ। अगर मुझे एब्सेंटीज का एवरेज निकालने के लिए बोले क्लास 8 का, तो मैं 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो मुझे बेसिकली करना ये है कि इन फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से ऐड करना है, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम से ऐड करना है, और इनको फिर डिवाइड बाय 2 भी करना है। ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है। तो देखिए अपन लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन देख चुके हैं, सिंपल df1 प्लस df2 डिवाइड बाय 2। तो होगा ये कि df1 का पहला एलिमेंट df2 के पहले एलिमेंट से ऐड होगा, यानी कि 15 प्लस 10, और वो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो फाइनल आउटपुट क्या आया? 12.5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर हम इनको यूज़ ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, डेटा फ्रेम के अंदर हम और आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय।